हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2023 पॉलिटिकल साइंस का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। इससे पहले हम मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं, पूरा एनालिसिस उसका दे चुके हैं। तो इस पेपर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट या फिर इस पेपर का लेवल क्या था। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने देखा तो डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ पे हाई था, और इवनिंग शिफ्ट के पेपर में भी डिफ़िकल्टी लेवल हाई था। और यहाँ पे भी 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, और इन क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफ़िकल्टी लेवल सभी के लिए था। तो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा टफ थे, और 75 से 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम या फिर आप कह सकते हैं मीडियम से थोड़े ज़्यादा टफ थे। तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 की अगर कंबाइन मेरिट की हम बात करें, कम से कम 5% नीचे आएगी मेरिट, कम से कम 5% नीचे आएगी मेरिट। तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका उत्तर गूगल को भी पता नहीं है। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो अपने आप को इम्प्रूव करने की, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हमेशा रहते हैं जिसका आंसर किसी भी कैंडिडेट को एग्जैक्टली पता नहीं होता है। इसलिए किसी को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसी भी ज़रूरत नहीं है कि अब क्या हम करें, ऐसा क्या हम करें कि हम पूरा का पूरा कवर कर पाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, और यहाँ पे जो ऑल इंडिया टॉपर भी रहेगा वो भी 65 से 70% के बीच रहेगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, दैट्स मीन मेरिट लो हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप दिसंबर 2023 के लिए अपडेटेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एनटीए नेट के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन के थ्रू उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष पंचायती राज के उपबंधों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक किया गया? तो भूरिया कमेटी थी। पैसा अधिनियम जिसे कहा जाता है 1996 में, 1996 का जो पैसा अधिनियम है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये कब लागू हुआ? 1996 में। और दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ ये है कि एनटीए हमेशा से हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ बहुत ही गलत कर रहा है, बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रहा है, क्योंकि हिंदी की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा त्रुटियाँ है, काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं। इवन क्वेश्चंस का जो नेचर होता है, ये खराब वर्तनी के कारण बिल्कुल उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आगे मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मुझे लगता है कि जब तक हम इसे चैलेंज ना करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं हमें चैलेंज करना पड़ेगा, तभी एनटीए सुधरेगा। अदरवाइज ऐसे ही नाइंसाफ़ी हमारे साथ होती रहेगी। दूसरा प्रश्न है, ये असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। A prismatic society has heterogeneous structures existing side by side and which are diametrically opposite to each other. रीजन दिया गया है, द सोशल चेंज इन अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी वुड बी इनकंसिस्टेंट, इनकम्प्लीट एंड अनरिस्पॉन्सिव। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये रिग्स के प्रिज्मेटिक थ्योरी से आया है। रिग्स का जो संपार्श्वीय सिद्धांत इन्होंने दिया है, हिंदी में भी इसको देख लीजिए। एक संपार्श्वीय समाज में असमान संरचनाएं साथ साथ अस्तित्व में होती है जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी होती है। बिल्कुल सही बात। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से उधर को होती है आपकी डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, जिसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी कहा जाता है। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर क्या होता है, इसमें ऐसा समाज रहता है, ऐसी सोसाइटी ये होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें हौच पौच रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे 3 संस्थाएं हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है।
ठीक है, तो यहां पे क्या है, तीनों अलग अलग संरचनाएं हैं, असमान संरचनाएं हैं तीनों, एक साथ ये इसके अंदर है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के विरोधी होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति का काम क्या है, कानूनों को लागू करना, लेकिन वो लेजिस्लेचर भी कर रहा है। ठीक है, जुडिशरी जो होती है, जुडिशरी का काम होता है कानूनों की व्याख्या करना, लेकिन ये कहीं ना कहीं कानूनों को बनाता भी है, लेजिस्लेचर भी करता है, तो संपार्श्वीय समाज में ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। और रीजन के अंदर इन्होंने कहा है कि संपार्श्वीय समाज में सामाजिक परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और अनुत्तरदायी होगा। डेफिनेटली होगा, जहां पे एग्जीक्यूटिव का काम जुडिशरी कर रहा है, जहां पे लेजिस्लेचर का काम जुडिशरी कर रही है, आपस में हौच पौच जहां पे सिस्टम हुआ है, वहां पे सामाजिक परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और अनुत्तरदायी होगा। दैट्स मीन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है ये आप देख लीजिए। सीआईसी का गठन सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत शासकीय गजट अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। बिल्कुल सही बात है। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसका गठन गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया था और आरटीआई एक्ट 2005 इसे कहा गया। दूसरा, सीआईसी का जब गठन हुआ तब इसमें मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 आयुक्त होते हैं। ऐसा नहीं है, जब इसका गठन हुआ था तो इसके 6 आयुक्त होते थे मुख्य सूचना आयुक्त के साथ। और ये आप एम लक्ष्मीकांत की बुक देख लीजिए, या फिर जो प्रशासनिक सुधार जो एक्ट बना है उसके अंदर भी इसे कहा गया। वेतन आयोग के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो शुरुआत में इसमें 6 थे, 5 नहीं थे, तो ये तो गलत है। तीसरा देख लीजिए, मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों, ये 5 साल की अवधि है, ना कि 3 साल की अवधि है। 5 साल की अवधि तक मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद पर रहता है। तो मुझे डाउट था कि कहीं 2019 में जो अमेंडमेंट हुई है, कहीं ऐसा परिवर्तन तो नहीं किया है कि 5 साल से 3 वर्ष घटा दिया है। इसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दैट्स मीन बी एंड सी दोनों गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कौन से सही है, तो सही ओनली ए है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन के साथ समीकृत किया जा सकता है कि उसने तपस्वी यानी साम्यवाद को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य इच्छा आकांक्षा के उद्देश्यों से दूर जाना है। आप यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं जो ट्रांसलेशन हुई है, इतनी घटिया प्रकार की ट्रांसलेशन है कि आपको समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे इंग्लिश में आप इजीली समझ पाओगे। विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर कैन बी इक्वेटेड विद द स्टेटमेंट ही प्रपोजेस एन ascetic communication, the purpose of which is to remove object of desire। यानी किसने ऐसे साम्यवाद की वकालत की जिसके द्वारा इच्छा को कंट्रोल किया जाए। तो ये प्लेटो का जो साम्यवाद था, ये कहीं शासकों को उनकी मनमानी या फिर इच्छा उनके अंदर प्रकट ना हो, कहीं वो अपने लिए पैसा धन इकट्ठा ना करने लगे, इसलिए प्लेटो ने ये साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। किसने कहा था उग्रवादी ना तो राष्ट्र ना ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है। दोस्तों, उग्रवादी की बात हो रही है, यानी रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात हो रही है। तो डेफिनेटली रेडिकल ह्यूमनिज्म के साथ कौन जुड़ा है? रेडिकल ह्यूमनिज्म के साथ जुड़े हैं एम एन रॉय। डायरेक्टली आप इससे कोरिलेट कर सकते थे इसको। निम्नांकित में से किस विद्वान का कथन है कि समयानुक्रम में यद्यपि जब नेहरू जीवित थे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन न होकर एक दल और एक सरकार का स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी? तो दोस्तों देखिए, रजनी कोठारी डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, मॉरिस जोन्स आपके सिलेबस में नहीं है, इकबाल नारायण नहीं है, लेकिन इन सबको पढ़ना पड़ेगा। तो हाल ही में रजनी कोठारी की वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने
बताया था आपको कि रजनी कोठारी ने कांग्रेस को एक सिस्टम माना था। आज़ादी से पहले ये आंदोलन था, नेहरू के टाइम में ये क्या बन गया था, एक पार्टी बन गई थी, और जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो ये पार्टी ना होकर एक फैक्शन, एक गुट बन गया था। तो ये रजनी कोठारी ने कहा था जब नेहरू जीवित थे तो कांग्रेस पार्टी ना होकर एक आंदोलन, एक दल और सरकार का रूप ग्रहण कर चुके थे। यानी जब नेहरू जीवित थे तो ये आंदोलन नहीं था, ये एक पार्टी बन गई थी। नेहरू से पहले ये आंदोलन था। निम्नलिखित में से कौन से कथन हैरोल्ड जे लास्की से संबंधित है? हैरोल्ड जे लास्की एक उदारवादी चिंतक है, पॉजिटिव लिबरलिस्ट ये है। इनके विचारों को देख लीजिए। प्रत्येक राज्य स्वयं अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है, यानी प्रत्येक राज्य उसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों से जाना जाता है। बिल्कुल लास्की की ये कोटेशन है। अधिकार से तात्पर्य उन कतिपय ऐतिहासिक दशाओं से नहीं है जो बाल्यावस्था में प्राप्त था, किंतु प्रक्रम में हम उनसे वंचित हो गए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जब लास्की नेचुरल जो राइट्स है, प्राकृतिक अधिकारों की जब वो आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि अधिकार राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, ये हमें जन्म से नहीं मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सही इनकी कोटेशन है। वस्तुतः अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य सामान्यतः सर्वोत्तम जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। चौथा, अधिकार सफल जीवन निर्वाह के लिए विधिक अवसर है। दोस्तों ये जो कोटेशन है ये बेंथम की है, तो यहां पे ABC इज राइट। ABC इज राइट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम? फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम किताब ये डॉक्टर BR अंबेडकर ने लिखी है। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। अगला प्रश्न, ये भी यहाँ पे गलत, इसका उत्तर मतलब यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्रोनोलॉजी में लगाना है। सूचना का अधिकार कब बना? ये बना 2005 के अंदर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है 1986 में। यहां पे अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है, यहां पे एक्ट की बात हो रही है। अमेंडमेंट तो 2019 में हुआ है, लेकिन वो अलग बात है। यहां पे अमेंडमेंट नहीं पूछा है, सिर्फ एक्ट पूछा है। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये पास हुआ है, 2009। और लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ये 1968 में पास हुआ है। वैसे 1968 या 70 में आप इसको कह सकते हैं, मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं। और अगर अभी का लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट मान लिया जाए, अभी का लेकिन वो लोकपाल था, लोकायुक्त एक्ट नहीं था, 2014 अगर हम इसको मान लें, फिर भी किसी भी हाल में ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अब देखिए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बन रहा है। इसका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है, सबसे पहले तो आएगा आपका बी, ठीक है, सबसे पहले बी ऑप्शन ए के अंदर है। उसके बाद आएगा आपका ए 2005, फिर आपका आएगा 2009, यानी सी आपका आना चाहिए था। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इसका आंसर भी रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्गठन की JP नारायण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछे हैं कि JP नारायण के बारे में कौन से कथन सही है, ट्रू है, वो आपको बताने हैं। जो सही है वो आपको बताने हैं। उन्होंने निचले स्तर से स्वराज्य को पुनर्जीवित करने की अपेक्षा की। He wanted to revive स्वराज फ्रॉम बिलो। बिल्कुल सही बात है। वो स्वराज को ग्रास रूट लेवल से, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते थे। राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई ग्राम पंचायत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राम सभा,
ग्राम सभा क्या है? बेसिक इकाई है। ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत, ठीक है, तो बी गलत है। ग्राम सभा जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार के रूप में काम करेगी, बिल्कुल सही बात है। यह पंचायती राज की विभिन्न इकाइयों के बीच सांगठनिक संबंध स्थापित करने में भी संलग्न होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इसका गलत है, ए सी डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 किताबें दी है और उनसे रिलेटेड थिंकर दिए हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, काफ़ी डायरेक्ट आप इसको कह सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब लिखी है राजीव भार्गव ने। द इंडियन पार्लियामेंट बुक लिखी है बी एल शंकर और वेलेरियन ने। फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट किताब लिखी है आप ये लिखी है केसी वियरी ने। कई बार ये किताब रिपीट हो चुकी है, केसी वियरी ने ये किताब लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन, ग्रैनविल ऑस्टिन। तो डेफिनेटली सभी का आंसर ये सही ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता देश विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्यों संबंधी रूपरेखा निर्धारित नहीं करता किंतु जलवायु परिवर्तन उपशमन पर बल देता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट डज नॉट आउटलाइन कंट्री स्पेसिफिक एमिशन टारगेट बट एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन? यानी ऐसे लक्ष्य नहीं रखे गए इस समझौते में कि आप उत्सर्जन को इस लेवल तक ये कंट्री कम करेगी। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल में डेफिनेटली क्योटो प्रोटोकॉल पहला ऐसा बाध्यकारी समझौता था जिसमें एमिशन जो करती है कंट्री, उसके टारगेट सेट किए गए थे। लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट है, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड भी होना चाहिए और इसमें एमिशन भी सेट नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल है, लेकिन इसमें एमिशन सेट की गई है। लॉ ऑफ सी ट्रीटी जो है ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये डेफिनेटली ये भी जलवायु परिवर्तन से है, और यहाँ पे भी क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसके जो एमिशन टारगेट थे उसे आगे बढ़ाया गया। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें उत्सर्जन लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया गया है, कंट्री वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज रखा गया है लेकिन कंट्री वाइज नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। Who has stated that if life only were the object, slaves and brute animal might form a state? यानी ये कथन किसका है? यदि जीवन का मात्र एक उद्देश्य होता, एक उद्देश्य यानी सुख प्राप्त करना या फिर कोई भी एक उद्देश्य, तो दास और क्रूर जानवर भी अवश्य ही राज्य का निर्माण करते। तो देखिए, दासों को किसने नागरिक नहीं माना है, जानवरों को किसने नहीं माना है? यहां से आप इसका आंसर समझ सकते थे। जब एरिस्टोटल राज्य के कार्यों के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने राज्य के 6 वर्ग बताए और 6 वर्गों के अलग अलग कार्य इन्होंने बताए। क्योंकि राज्य का मात्र एक उद्देश्य नहीं है, अलग अलग उद्देश्य है, इसलिए 6 अलग अलग वर्ग बताए हैं। तो ये अरस्तु की फेमस कोटेशन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार का मत है। इंटरनेशनल रिलेशन में आइडलिज्म का क्या मत है? देखिए, आइडलिज्म गुप्त कूटनीति के बिल्कुल खिलाफ है। 14 सूत्र जो दिए थे वुड्रो विल्सन ने, जो आपकी सीक्रेट डिप्लोमेसी है उसे युद्ध का प्रमुख कारण वुड्रो विल्सन ने बताया था। स्वेच्छाचारी शासन, ऑटोक्रेटिक रूल को भी इन्होंने डेफिनेटली लोकतंत्र के खिलाफ बताया था, और युद्ध को भी इन्होंने क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। ये निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट के पक्ष में थे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन कैसे प्रतिस्थापित होगा? निशस्त्रीकरण द्वारा। संविधान के किस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई? तो भारत में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सीमित मताधिकार की स्थापना की गई थी। राजीव गांधी की 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल पर सहयोग का उद्देश्य वाला अभियान, ये अभियान था
एटॉमिक जो एनर्जी है या फिर जो नाभिकीय परमाणु परीक्षणों को समाप्त करने से रिलेटेड है। 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल। और डिसआर्मामेंट के लिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यूएन असेंबली के अंदर भी इन्होंने कई भाषण दिए हैं इसे ख़त्म करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज रूल आर रिस्ट्रिक्टिंग द डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द पीपल। दोस्तों आरटीआई से ये क्वेश्चन आया है। आरटीआई एक्ट की जो प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं उसमें कहा गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसके सामने कई बाधाएं थी, कई ऐसे कानून थे जिसके चलते जो ऑफिशियल्स होते थे, जो ऑफिसेस होते थे, वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। ये कौन से ऐसे नियम हैं या विधियां हैं जो शासकीय सूचना को प्रकट होने से बचाते थे। देखिए, शासकीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1812। ये 3 ऐसे प्रमुख कानून थे जिसके द्वारा सरकार को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करने का मतलब उनके पास एक अधिकार था। वो चाहे तो इंफॉर्मेशन दे, चाहे तो ना दे। लेकिन इसे ख़त्म किया गया किसके द्वारा? आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा, और हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करने को सुगम बनाया गया। निम्नलिखित किसी विद्वान ने जेएस मिल की आलोचना में ये चिन्हित किया है कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में पृथक नहीं कर सकते। ये बार्कर ने कहा। बार्कर ने आलोचना की जब जेएस मिल सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग राइट्स की बात कर रहे थे, सेल्फ रिगार्डिंग लिबर्टी की बात कर रहे थे और अदर रिगार्डिंग लिबर्टी की बात कर रहे थे। उस दौरान बार्कर ने ये कहा, बार्कर ने आलोचना में ये कहा कि कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण और उसका जो अलग है उसे पृथक नहीं कर सकते हैं, उसके विभिन्न उपखंडों में पृथक नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस चिंतक ने कहा था कि अमूर्त तथ्य, अभिमत और संदेश जिन्हें औपचारिक माध्यमों से प्रेषित नहीं किया जा सकता, उन्हें अनौपचारिक माध्यमों से प्रेषित किया जा सकता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में किसने इंफॉर्मेशन को विभाजित किया है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली, हु इज रिलेटेड विथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन की बात की है चेस्टर आई बर्नार्ड ने। और सिंपल सा यहाँ पे अगर आप गैस भी लगाते कि कौन जुड़ा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ, कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ, सिंपली चेस्टर आई बर्नार्ड जुड़े हैं, तो भी आपका आंसर सही हो जाना था। तुलनात्मक राजनीति में सामाजिक आंदोलनों के प्रक्रिया मॉडल के प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में प्रोसेस मॉडल दिया है डग मैक एंड एडम्स ने, डग मैक एडम्स ने। क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ लेवियथन इन करेक्ट सीक्वेंस। दोस्तों ये क्वेश्चन तुक्के के ऊपर आधारित है। डेफिनेटली अगर आपने लेवियथन पढ़ी भी है तब भी आप उनके चैप्टर को सीक्वेंस में याद नहीं रख सकते हैं। तो चलो इस तरीके के क्वेश्चन में भी तुक्के में ही किसी का सही हुआ होगा। तो पहला चैप्टर ऑप्शंस, दूसरा ऑफ इमेजिनेशन, तीसरा ऑफ स्पीच और चौथा है ऑफ रीजन एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 22, पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधन के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहां पे क्वेश्चन पूछे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर। तो पीटर एफ ड्रकर जुड़े हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के साथ। प्रबंध व्यक्तिनिष्ठ होता है, बिल्कुल गलत। एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव
का पहला ये सिद्धांत है कि जो मैनेजमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पे बोला गया है सब्जेक्टिव, दैट्स मीन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहा है पीटर एफ ड्रकर ने। दूसरा, प्रबंधन को विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। बिल्कुल, प्रबंधन क्या है? जो मैनेजमेंट होती है उसकी विशिष्ट भूमिका होती है ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। प्रबंधन का अविकल्प साधारण नागरिक के लिए भी होता है। मैनेजमेंट बिल्कुल जो सामान्य सिटीजन होते हैं उनका भी मैनेजमेंट किया जाता है। प्रबंधन में संगठनात्मक प्रबंध के यांत्रिक प्रारूप निदर्श की स्वीकृति दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट अप्रूव द मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, बिल्कुल गलत बात है। मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट देता है। साइंटिफिक FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट की आलोचना MBO के अंदर की गई है पीटर एफ ड्रकर ने। दैट्स मीन A एंड D इज रॉन्ग आंसर, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। यूरोप के राष्ट्रवाद के एरिक हॉब्सबॉम के सिद्धांत की मूल विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? अब दोस्तों, आपने एरिक हॉब्सबॉम के बारे में अगर नहीं भी सुना है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर दे सकते थे। कॉमन सेंस के आधार पे आप इसका आंसर दे सकते थे यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में, अगर आपको पता है तो देख लीजिए। राष्ट्रवाद के 3 चरणों में पश्चिमी देशों में राज्यों का निर्माण हुआ है। उसने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है उदाहरणता परंपराओं का पुनर्सृजन। उसने पृथकतावादी राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले समूह के रूप में निम्न बुर्जुआ वर्ग को चिन्हित किया। उसने पूर्वी एशिया एवं पश्चिमी यूरोप में नृजातीय भाषाई राष्ट्रवाद के आविर्भाव को नज़रअंदाज किया है। तो यहाँ पे आपको बतानी है कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में नृजातीय और भाषाई राष्ट्रवाद को नज़रअंदाज किया जा सके। हिटलर का जो राष्ट्रवाद था, यहूदी राष्ट्रवाद आप कह सकते हैं, इटली का राष्ट्रवाद है, मुसोलिनी ने जो चलाया वो नृजातीय राष्ट्रवाद था। आप यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं और नृजातीय राष्ट्रवाद आप इग्नोर कर दे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल किसी भी थिंकर के लिए नहीं है। तो यहाँ पे डी तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, दैट्स मीन ऑप्शन इसका बी एंड सी ही राइट होना था। क्वेश्चन नंबर 24, 2 स्टेटमेंट दी है, दोनों को पढ़ लेते हैं। फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रेणीवाद के रूप में उभरा, बिल्कुल सही बात है। फ्रांस में सिंडिकलिज्म जो है, फ्रांस में सिंडिकलिज्म क्या है? एक सोशल मूवमेंट के रूप में उभरा है। स्टेटमेंट 2 है, सिंडिकलिज्म रिजेक्ट द आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये बिल्कुल गलत बात है। सिंडिकलिज्म एक समाजवाद का ही उदाहरण है और कहीं ना कहीं मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। दैट्स मीन स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड 2 इज इनकरेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग पीस कीपिंग ऑपरेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है हाँ जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा और काफ़ी टफ आप कह सकते हैं, तुक्के में ही किसी का सही हुआ होगा। सबसे पहले देखिए UN एमिड का मतलब यहाँ पे हुआ UN मिशन इन दारफुर, ये हुआ है आपका 2007 के अंदर, दारफुर के अंदर 2007 के अंदर। दूसरा है UN मिशन इन साउथ सूडान, UN मिस इन साउथ सूडान, UN मिस 2011 के अंदर हुआ है। तीसरा है UN आमिर इन रवांडा, UN आमिर जो रवांडा में हुआ 1993 में हुआ है। और UN प्रोफोर, UN प्रोटेक्टिव फोर्स इन फॉर्मर यूगोस्लाविया, ये 1992 में ये मिशन हुआ है।
तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है ये है DCAB। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेम। दोस्तों हाल ही में जो मेंबर जिन्होंने नेम को छोड़ा है या फिर नेम से जुड़े हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्रेजेंट सिनेरियो से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो नेम का मेंबर दक्षिण सूडान नहीं है। निम्नांकित में से कौन से वाक्य अमर्त्य सेन द्वारा वर्णित समानता के दृष्टिकोण से संबंधित है। अमर्त्य सेन की इक्वालिटी के बारे में यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वालिटी के बारे में उनके क्या विचार है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम के अंदर इन्होंने ये विचार दिए हैं। डेवलपमेंट एज फ्रीडम के अंदर इनके ये विचार हैं। तो देख लेते हैं। समानता की मूलभूत अभियोग्यता नैतिक भलाई का एकमात्र निर्देश हो सकता है। नैतिक का संबंध केवल एकता से नहीं है। मूलभूत योग्यता संबंधी समानता उस नैतिक भलाई का आंशिक निर्देशन है जो समानता के विचारों से सहबद्ध है। मूलभूत अभियोग्यता के सूचक तथा उपयोगिता का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। दोस्तों अमर्त्य सेन के जब फ्रीडम के बारे में हम विचार पढ़ते हैं, उनके इक्वालिटी के बारे में विचार पढ़ते हैं, डेवलपमेंट एज फ्रीडम के बारे में उनके विचार जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम कभी भी जो द बेसिक कैपेबिलिटी इक्वालिटी कैन बी द सोल गाइड ऑफ द मॉरल गुड, ऐसी इन्होंने बात नहीं की है। इन्होंने कैपेबिलिटी को फ्रीडम के तौर पे देखा है, ना कि इक्वालिटी के तौर पे देखा है। दैट्स मीन ऑप्शन ए किसका गलत है, बाकी बिल्कुल सही है अमर्त्य सेन के जो विचार हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले है द फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई है 1967 के अंदर। फर्स्ट मिन्नोब्रुक समिट जो हुआ है वो 1968 के अंदर हुआ है। पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस बाय वाल्डो, ये 1971 में इन्होंने ये किताब लिखी है फर्स्ट मिन्नोब्रुक समिट के बाद। पब्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय उर्विक, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उर्विक ने ये 1944 के आसपास लिखी है, 1944। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है DABC। निम्नांकित में से किनका कथन है कि मार्क्स द्वारा 1845 में स्वयं को लिखे गए लघु 11 परिच्छेदों या शोध प्रबंध में प्रैक्सिस का विचार सर्वाधिक स्पष्ट पल्लवित होता है। प्रैक्सिस का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो नॉलेज हमारे पास है, उसे धरातल में हमें यूज भी करना है। ठीक है, हमें सिद्धांत का पता लग गया है, हमें सिद्धांतवादी नहीं बनना है, उसे वास्तविक तौर पे ग्राउंड लेवल पे अप्लाई भी करना है, वो है प्रैक्सिस। और ये B.R. नेल्सन ने कहा है। Which among the following thinker hold the view that liberty is destroyed because the propertied class possesses the power to dominate others? ये किसने कहा है? निम्नांकित में से किन विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व शक्ति होती है। दोस्तों यहाँ देखो सी लॉक नहीं है, ये जॉन लॉक है। तो ये जो कथन है ये है रूसो का, मार्क्स का और एंजल्स का। तो इसका करेक्ट आंसर है ABD, रूसो, मार्क्स एंड एंजल। ये सी लॉक नहीं है, ये जॉन लॉक है। तो इस तरीके की गलती आपको कई यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 31, यदि सत्याग्रह के गांधीवादी विचार को एक संवाद के रूप में माना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो सत्याग्रह के बारे में आपको बताना है, संवाद छोड़ लीजिए आप। संवाद
डायलॉग, सत्याग्रह के बारे में, मतलब डायलॉग के द्वारा, बातचीत के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा किस तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं गांधी के अनुसार, वो आपको बताना है। गांधी के सत्य का स्वरूप संवाद को सुसाध्य बनाता है। गांधी के, अब यहां पे जो गलत है वो आपको बताना है, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू। द नेचर ऑफ गांधीज ट्रुथ फैसिलेट डायलॉग, बिल्कुल, जो गांधी का ट्रुथ है वो डायलॉग को क्या है, सुसाध्य बनाता है। द नेचर ऑफ गांधीज ट्रुथ इज एंटीएथिकल टू इक्वालिटी, बिल्कुल गलत बात है। गांधी का जो सत्य स्वरूप है वो समानता का विरोधी नहीं है, बल्कि समानता को वो प्रमुख स्थान देता है, बी तो गलत है। इन सच अ डायलॉग पार्टीज आर कंस्ट्रक्टेड एज एन एडवर्सरी, ऐसे संवाद में दल विरोधी रूप निर्मित किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। सत्य की खोज एक साझा प्रयोग है। द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ इज अ शेयर्ड एक्सरसाइज, दैट्स मीन बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव इन सपोर्ट ऑफ द यूएस इन अ स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन सिंस 2001। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में सही है लेकिन हिंदी में गलत है। यहाँ पे पूछा है कौन सा इंक्लूड नहीं है, नीचे देख लीजिए आप। वर्ष 2001 के रणनीतिक सहयोग में अमेरिका का समर्थन में भारत के पहलों की सूची में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है। यहाँ पे सम्मिलित है की बात की जा रही है, ऊपर नहीं की बात की जा रही है, और एनटीए क्या बोलेगा बाद में कि हम तो इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका विरोध मुझे लगता है होना चाहिए, और इसका जो करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन सी दिया है। Who among the following argued that when NGO are tied up with social movement, they have occasionally changed their political agendas? ये किसका तर्क था कि गैर सरकारी संगठनों के सामाजिक आंदोलनों के साथ मिल जाने की दशा में कभी कभार गैर सरकारी संगठनों ने अपने राजनीतिक एजेंडे में परिवर्तन किया है? ये नीरा चंडोक का कथन है। Who among the following is the author of the critical scholarly memoir Envoy to Nehru? एनवॉय टू नेहरू नामक आलोचनात्मक विद्वत्तापूर्ण इतिवृत्त के लेखक कौन है? एनवॉय टू नेहरू इतिवृत्त लिखा है स्कॉट रीड ने। स्कॉट रीड ने। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, दोनों को पढ़ लेते हैं। India's foreign remain preoccupied with concern about territorial integrity, nationhood and interdependence of decision making. भारतीय विदेश नीति क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और निर्णय की स्वतंत्रता के बारे में सुचिंतता के साथ पूर्णतः संलग्न होती है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? ये क्षेत्रीय अखंडता, यानी भारत की क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता और भारत इंडिपेंडेंट तौर पर निर्णय ले सके, ये बेसिक हमारा फॉरेन पॉलिसी का आप कह सकते हैं आधार है। कथन 2 के अंदर दिया गया है, वैश्विक द्विध्रुवीय संघर्ष का संरचनात्मक तर्क भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय द्विध्रुवीय संघर्ष के रूप में प्रतिबंधित होता है। अब देखिए, वैश्विक द्विध्रुवीय संघर्ष कौन सा था? कोल्ड वॉर जिसे कहा जाता है। कोल्ड वॉर के दौरान क्या है, एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरी तरफ यूएसए था। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं यूएसए पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, यूएसए इंडिया का समर्थन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच ये द्विध्रुवीय संघर्ष के रूप में प्रतिबिंबित होता है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू द कैबिनेट सेक्रेटरी रेजोल्यूशन डेटेड ऑन 1/1/2015 को नीति आयोग बनाया गया था योजना आयोग के स्थान पर।
उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है? जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है आत्महत्या का अधिकार, बाकी सारे अधिकार है। इसमें 30 से 40 अधिकार है। हालांकि पैसिव यूथनेशिया का अधिकार है, लेकिन वो आत्महत्या का अधिकार नहीं है। वो तभी आपको पैसिव यूथनेशिया, निष्क्रिय आप कह सकते हो उसको, निष्क्रिय तौर पे मरने का अधिकार, अगर आप ऐसी बीमारी से पीड़ित हो कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन 1 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पब्लिक पीस पॉलिसी मेकिंग री एग्जामाइंड एंड डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज नामक पुस्तक लिखी है? ये किताब लिखी है येज़ेकल ड्रॉड ने। पब्लिक एड से ये क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, हु रॉट द बुक स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी? स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी लिखी है रॉल्फ मिलीबैंड ने। क्वेश्चन नंबर 40, द जस्टिफिकेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन लाइज इन, यानी आप जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन भी इसको कह सकते हैं, या फिर यूएन जो पीस कीपिंग जो फोर्स है वो दूसरे देशों के अंदर ह्यूमैनिटेरियन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो मिशन चलाती है, उसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। वैश्विक परस्पर निर्भरता, राष्ट्रीय हित, नैतिक बहुलतावाद। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए और डी, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक परस्पर निर्भरता। अब देखिए, वैश्विक परस्पर निर्भरता क्यों? यूएनओ का गठन इसलिए किया गया था, अगर एक के ऊपर कोई युद्ध आक्रमण करता है तो सभी उसके खिलाफ हो जाएंगे। उसे कहा गया है वैश्विक परस्पर निर्भरता। जैसे आप देखते हैं इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया था, तो जितने भी कंट्रीज थी उन्होंने क्या है, कुवैत का साथ दिया, यानी वैश्विक परस्पर निर्भरता। क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए, जैसे कुवैत के अंदर क्षेत्रीय स्थिरता खत्म की जा रही थी, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो घोष, द टास्क ऑफ स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन ट्रुथ कॉन्शियसनेस। सच्ची चेतना के ऊपर आधारित होता है स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, अरविंदो घोष के अनुसार। अरेंज द राइटिंग ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बी आर अम्बेडकर की जो किताबें हैं वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एक अनडिलीवर्ड लेक्चर है। 1936 के अंदर उन्हें लेक्चर के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा रेडिकल था उनका लेक्चर कि जहाँ पे उन्हें भाषण देना था उन लोगों ने मना कर दिया कि आप इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा, इस भाषण को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अंबेडकर जी अड़े रहे, उन्होंने कहा मैं दूंगा तो यही लेक्चर, अदरवाइज लेक्चर नहीं दूंगा। बाद में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में इसे प्रकाशित किया है 1936 में। हु वर द शूद्राज, 1946 के अंदर 10 साल बाद इन्होंने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। द अनटचेबल 1948 में इन्होंने ये किताब लिखी है। तो इन 3 से भी आपको इसका आंसर मिल रहा है। इसका करेक्ट जो सीक्वेंस बन रहा है ए, बी, डी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय विदेश नीति पर वैकल्पिक दृष्टिकोण के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहां पे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइज ऑफ ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। यानी भारत की जो विदेश नीति है वो चेंज हो रही है, वो क्या फैक्टर्स है वो आपको बताने हैं। और यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी या स्वतंत्रता लिखा है, स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वतंत्र पार्टी है। 1960 के दशक के मध्य में स्वतंत्र पार्टी ने विदेश नीति पर क्लासिकल या रूढ़िगत दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। सही है। आई के गुजराल ने उसका नेतृत्व किया, बिल्कुल गलत बात। स्वतंत्र पार्टी का गठन सी राजगोपालाचारी ने किया था। किसने किया था? सी राजा गोपालाचारी, ना कि
आई के गुजराल ने, तो बी तो गलत है। सी, इसके समर्थक पूर्ण नौकरशाहों, व्यापार समुदाय और रियासती परिवारों के सदस्यों से आए थे, सही है। वे नेहरू की फैबियन अर्थव्यवस्थाओं के विरोध में एकजुट हुए थे और वे बाजार तथा निजी उद्यमों की शक्ति पे विश्वास रखते थे। ओनली यहां पे बी गलत है, बाकी सब सही है। दैट्स मीन ऑप्शन 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक पूंजीवाद के संकटों की अवधि का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पे देखिए आधुनिक पूंजीवाद के संकट, और आधुनिक पूंजीवाद के संकट किसके संबंध में है? ये बेसिकली यूएसए के संबंध में है। तो मैं यहां पे भी डेफिनेटली ये कहूंगा कि तुक्के पे लगा होगा, जिसका भी सही हुआ होगा। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, वो आपको बताने हैं। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम भी उच्चतम न्यायालय में आरंभ हो सकता है। आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन 50% चांस फिर भी आपका बनता है। अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास विशेष सलाहकारी अधिकारिता है, यानी राष्ट्रपति को सलाह आर्टिकल 143 के तहत दी जाती है। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय को व्यापक मौलिक अधिकारिता दी गई है। यह भी बिल्कुल सही बात है। बी एंड सी तो है। दैट्स मीन या तो इसका आंसर ये हो सकता है या इसका आंसर ये हो सकता है। दो में से एक है, या तो ए बी सी या फिर बी सी। तो 50% चांस आपके सही करने के हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यहां पे है ए बी सी। तीनों सही है। Which of these postulated the introduction of an elected president in the municipality? निम्नलिखित में से किसके द्वारा नगर पालिकाओं में निर्वाचित अध्यक्ष पुरस्थापन निम्नांकित में से किसमें अभिग्रहित किया गया? लॉर्ड मेयो संकल्प 1870 के द्वारा जो अध्यक्ष पद है नगर पालिकाओं में, उसे पुनः स्थापित किया गया। Who among the following thinker is an advocate of cosmopolitan democracy? Cosmopolitan democracy के साथ जुड़े हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हैं डी हेल्ड और इमैनुअल कांट। तो कांट यहां पे दिया है, तो कांट इसका सही आंसर होगा। Who among the following scholar has written the book रीमैपिंग इंडिया, न्यू स्टेट्स एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन? ये किताब लिखी है लुइस टिलिन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सिटीजन चार्टर से प्रश्न आया है। सिटीजन चार्टर ऑफ इंडिया, जो सिटीजन चार्टर बनाया गया है भारत का, उससे रिलेटेड एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है www.goicharter.nic.in। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस विचारक का यह मत है कि कोई भी नागरिक इतना अधिक धनी नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे को खरीदने में सक्षम हो, और कोई भी इतना निर्धन नहीं होना चाहिए कि स्वयं को बेचने के लिए विवश हो? डायरेक्ट क्वेश्चन रूसो से ये क्वेश्चन है, और रूसो की फेमस कोटेशन है ये। यहां पे असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इन अ पोलराइज्ड मल्टी पार्टी सिस्टम with a strong dose of dogmatic radicalism। रीजन दिया गया है political coalition in polarized multi-party system are viable। अब यहां पे देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में भी है, उससे आप इसको समझ लीजिए। एक मजबूत मूल परिवर्तनकारी सिद्धांत के साथ ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच एक व्यापक वैचारिक अंतर होता है। अब कोल्ड वॉर का एग्जाम्पल ले लीजिए। ध्रुवीकृत का मतलब एक कैपिटलिस्ट के साथ जुड़ा हुआ था और एक सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है।
हालांकि कैपिटलिस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी आप मान के चल लीजिए, ठीक है। तो ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच व्यापक वैचारिक अंतर होता है। बिल्कुल, कम्युनिस्ट अलग है और सोशलिस्ट अलग है, ठीक है, या डेमोक्रेटिक आप कह लीजिए इनको, डेमोक्रेटिक, तो इनके बीच वैचारिक अंतर है, बिल्कुल सही बात है। ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक गठबंधन व्यवहार्य है। क्या ये पॉसिबल है जहाँ पे ध्रुवीकृत हो गया है? क्या कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्या अमेरिका और यूएसएसआर में इस प्रकार का गठबंधन हो सकता था? नहीं हो सकता था। दैट्स मीन ए सही है बट आर गलत है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, कौन से नंबर पे कौन सा गोल है? मुझे लगता है वेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा ना तो कोई पढ़ता होगा और ना किसी को ये याद रहता होगा, ये भी तुक्के पे आधारित है। ए ये देखिए, गोल नंबर 5 जो जुड़ा है जेंडर इक्वालिटी के साथ जुड़ा है। गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी के साथ जुड़ा है। गोल नंबर 10 जुड़ा है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, और गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे थ्योरी और थिंकर्स दिए हैं, वो मैच करने हैं। क्रिटिक ऑफ रैशनल चॉइस, इंस्टीट्यूशनलिज्म, एडवोकेसी ऑफ यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, ये थ्योरी जो दी है, ये थ्योरी दी है शार्प ने। स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज इन स्किल रिजीम इन ब्रिटेन, जर्मनी, जापान एंड यूएसए, ये किताब लिखी है कैथलीन थैलिन ने। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये किताब लिखी है मेवर एंड रोवन ने। और लास्ट है डिस्कर्सिव इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये लिखी है कैंपबेल और पैडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शासन रिचर्ड टिटमस के कल्याणकारी राज्य के वर्गीकरण के सांस्थानिक पुनर्वितरण के अनुरूप है? तो रिचर्ड टिटमस ने जो कल्याणकारी राज्य का जो मॉडल दिया है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री का जो सोशलिज्म है उसके ऊपर आधारित है। बुक्स और उसके लेखक दिए हैं। ऑन वायलेंस, सभी को पता होगा, ऑन वायलेंस बुक लिखी है हन्ना आरेंट ने। रीजन एंड रेवोल्यूशन, हर्बर्ट मार्क्यूज, ये भी सभी को पता होगा। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, ये किताब लिखी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बर्ग टू एलियट, ये किताब लिखी है किर्क रसल ने। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पहले पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का गठन 1992 के अंदर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी में भी सभी को पता होगा 1980 में। सीपीआई में जब फूट पड़ी थी 1964 के अंदर। शिवसेना, अब शिवसेना अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि 3 आपको पता लग गया है। शिवसेना का गठन 1966 में बाबा साहब ठाकरे ने किया था, बाला साहब ठाकरे ने। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 57, बुक्स और थिंकर्स। एथिक्स ऑफ केयर फेमिनिज्म से रिलेटेड है। एथिक्स ऑफ केयर कैरोल गिल्गिन ने लिखी है किताब। सेक्सुअल पॉलिटिक्स सभी को पता होना चाहिए, सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखी है कैट मिलेट ने। पावर ऑफ हॉरर, पावर ऑफ हॉरर किताब लिखी है जूलिया क्रिस्टोवा ने। और इक्रिट्योर फेमिनिनम जो किताब लिखी है, फेमिनिन किताब लिखी है हेलेन सिचू ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है।
यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ आपने मैच करनी है। पब्लिक एड से ये क्वेश्चन है। रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रैशनल चॉइस एनकरेज रिसर्च इन पॉलिसी एनालिसिस। दोस्तों अगर आपने ये थ्योरीज अच्छे से पढ़ी है तो इसका आंसर आप इजीली दे पाओगे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑफ नॉर्म्स ऑन क्लाइंट लॉयल्टी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट emulates private sector practices, golden era of public administration, devises principle and law of public administration। गोल्डन एरा 1926 से 1936 तक या 1940 तक आप कह सकते इसको। सामूहिक कार्यवाही का तर्क, जिसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में हित समूहों के अभियोजन लामबंदी की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत की गई? एक्सप्लेनिंग द मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मार्क्स ऑल्सन। मार्क्स नहीं है, ये मार्कस होगा, मार्कस ऑल्सन। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती है, मार्क्स लिखा है, मार्कस है ये। अरविंद पनगरिया, अब ये अरविंद पनगरिया क्या है? अरविंद पनगढ़िया है, जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ है। अरविंद पनगढ़िया के अनुसार 1980 के दशक में निम्नांकित अर्थव्यवस्थाओं में से किन 2 कारणों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हुई? वो 2 कारण हैं, निजी कंपनियों के लिए निर्यात प्रोत्साहन और अपेक्षाकृत अधिक यथार्थपरक विनिमय दर नीति। Chronological arrange the following books in order of this of its publication। ये भी उतना मुश्किल नहीं था। अगर आपको बुक्स और थिंकर का पता है तो ईयर्स अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप इसका आंसर दे देते हैं। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, ये लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम ये एक लेटेस्ट किताब है, अभी 2021 या 22 में ये छपी है। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, जे अल्वा ने ये किताब लिखी है। फॉर एसे ऑन लिबर्टी, फॉर एसे ऑन लिबर्टी आइजिया बर्लिन की किताब है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी F.A. हेयक की किताब है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आइजिया बर्लिन की किताब है। तो देखिए पहले डी आएगा फिर बी आएगा, पहले 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए, उसके बाद फॉर एसे ऑन लिबर्टी इन्होंने लिखी, लेटेस्ट में ए आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है ये बन रहा है ऑप्शन डी। एक बार ईयर ऑफ पब्लिकेशन देख लीजिए। फॉर एसे फॉर एसे ऑन लिबर्टी जो किताब लिखी है ये लिखी है 1969 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी F.A. हेयक ने 1960 में लिखी है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ये पहले इन्होंने 1958 के अंदर लिखी है। ठीक है, अब चौथा 2022 21-22 ये लेटेस्ट किताब है, तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्याय संगत युद्ध के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है? जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन, वॉलजार ने जो दी थी जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन, उसमें युद्ध को इन्होंने कहा था कि युद्ध किसी भी हाल में नहीं लड़ा जाना चाहिए। अगर कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, अंतिम उपाय के तौर पे ही से लड़ा जाना चाहिए, तभी ये न्याय संगत है। युद्ध का प्रयोजन प्रतिशोध है, युद्ध का प्रयोजन कभी भी प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। जहां पे युद्ध का प्रयोजन प्रतिशोध है, बदले की भावना है, वो कभी भी न्याय संगत नहीं हो सकता है। युद्ध अनिवार्यता नैतिक रूप से स्वीकार्य लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए, मॉरलिटी के आधार पर होना चाहिए, मॉरल लक्ष्यों के रूप में। युद्ध के फलस्वरूप हानि से अधिक लाभ होना चाहिए, युद्ध से हानि से अगर लाभ ज़्यादा हो रहा है तभी होना चाहिए। समग्रता बड़े स्तर पर आक्रमण, सीमा पर होने वाले आक्रमण की न्यायोचित अनुक्रिया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ACD है, ई भी गलत है। यहाँ पे थिंकर और फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं। KJ होल्स्टी, नेशनल रोल कंसेप्शन, राष्ट्रीय भूमिका अवधारणाएं किसने दी है? KJ होल्स्टी ने।
जोनाथन मर्कर ने इमोशन एंड कॉग्निशन को प्रोड्यूस इमोशन। जेनिस ग्रॉस स्टेन ने जो फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट दिया है वो है प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल लर्निंग। एर्नोल्ड वॉल्फर्स ने नेशनल सिक्योरिटी एज एम्बिग्युअस सिंबल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समितियों ने पहली बार लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की संस्तुति की थी? लोकपाल और लोकायुक्त गठन होना चाहिए, ये संस्तुति किसने की थी? ये की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के आधार पे लोकपाल और लोकायुक्त। तो आप देखिए पहला का जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, वो किस तरीके से गलत था। लोकायुक्त और लोकपाल को जो अरेंज करने के लिए आया था तो वो इस आधार पे गलत हो जाता है क्योंकि 1966 के आधार पे बने थे लोकायुक्त और लोकपाल। वो 2014 में लोकपाल बना था, लोकायुक्त नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, किसने कहा था सच्चाई यह नहीं है कि पश्चिमी राष्ट्रवाद के मूल और केंद्र में और संघर्ष की आत्मा और विजय निहित है? अर्थ का अनर्थ करने में एनटीए का कोई सानी नहीं। तो इसका देखिए क्या है ये, द ट्रुथ इज नॉट दैट द स्पिरिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्क्वेस्ट इज एट द ओरिजिन ऑफ द सेंटर ऑफ द वेस्टर्न नेशनलिज्म। पश्चिमी राष्ट्रवाद की यहाँ पे क्या है, ये वकालत कर रहे हैं, उसकी आलोचना जो की गई थी उसकी ये सुरक्षा कर रहे हैं कि पश्चिमी राष्ट्रवाद के केंद्र में संघर्ष नहीं है। पश्चिमी राष्ट्रवाद हालांकि वो भौतिकवाद से प्रेरित है, लेकिन भौतिकवाद में वो मानव को प्रथम स्थान पे रखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है। अरेंज द फॉलोइंग कमेटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जीवीके राव कमेटी 1985 पंचायती राज से रिलेटेड है। अशोक मेहता कमेटी 1977-78 आप कह लीजिए, 78 में रिपोर्ट दी थी, 77 में बनी थी। थुंगन कमेटी 1988 के अंदर ये बनी है। थुंगन कमेटी बेसिकली ये भी पंचायती राज, सारी पंचायती राज से, और एलएम सिंघवी 1986 के अंदर बनी है। तो ये इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन 2। निम्नांकित में से क्या भारत में जाति आधारित राजनीति के बारे में एमएन श्रीनिवासन के कथन नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि एमएन श्रीनिवासन के कथन भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में कौन से नहीं है। सबसे पहला, भारत में जाति के आधार पर क्षैतिज एकजुटता है। ये तो डेफिनेटली है, ये रजनी कोठारी ने भी कहा था, एमएन श्रीनिवासन ने भी कहा था कि भारत में जाति के आधार पर क्षैतिज ऐसा होता है, क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज का मतलब है कि ये सबसे बड़ी जाति है, ये उसके नीचे जाती है, ये उसके नीचे जाती है, और ये सबसे छोटी जाति है। और जैसे ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में क्या है, एकजुटता है, इंटीग्रिटी है इनके बीच। क्षत्रियों के बीच भी इंटीग्रिटी है, यहाँ पे जो वैश्य समाज है इसके बीच भी इंटीग्रिटी है, और यहाँ पे शूद्रों के बीच भी इंटीग्रिटी है। यानी इसमें कैसी है, क्षैतिज एकजुटता है। ये बिल्कुल सही है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण जाति सहमति एकात्मकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई है। क्या मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसने जाति व्यवस्था को खत्म किया है? बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये एमएन श्रीनिवासन ने नहीं कहा है। सॉरी। विभिन्न जातियों के मध्य ऊर्ध्वाधर एकात्मकता भी थी। क्या विभिन्न जातियां इस तरीके से भी थी? क्या वो हॉरिजॉन्टल भी थी? क्या एक जाति दूसरे जाति के साथ विवाह करती है? क्या वो एक दूसरे के साथ एकता स्थापित करती है? ऐसा नहीं है एमएन श्रीनिवासन के अनुसार। दैट्स मीन बी और सी गलत है। डी, यहाँ पे मेनन लिखा है। मेनन क्या होता है? मैं। राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न जातियों के मध्य प्रतिस्पर्धा थी।
कई मिस्टेक यहाँ पे है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम आप कह सकते हैं एजुकेशन की फील्ड में, और यहाँ पे इतनी बड़ी गलतियाँ एनटीए कर रहा है, ये किसी भी हाल में सही नहीं है। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का प्रयोग लोगों की अभिवृत्ति अर्थात तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया है? पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी के लिए एक तो व्युत्क्रम सिद्धांत और दूसरा आपका रॉबिन्सन का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत जो है ये पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है। राइकर का जो सिद्धांत है ये रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, सोशल चेंज से रिलेटेड है। रे का गुटबंदीकरण का जो सिद्धांत है ये किस तरीके से गुट बनते हैं, किस तरीके से गुटबंदी होती है उससे रिलेटेड है, ना कि पॉलिटिकल कल्चर से। तो बी एंड सी इज राइट आंसर। असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट प्रोस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो आता है, आर्थिक जो वैश्वीकरण आता है, उसमें क्या है, सभी लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी होती है और सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी ये प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट एन ओपन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी दैट ब्रिंग्स सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली ओपन मार्केट की बात करता है, तो ये असर्शन और रीजन दोनों सही है और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मिलती है। संसदीय कार्यवाहियों के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? करेक्ट जो कथन है वो आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में बताना है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्नों में भी इसका अनुसरण किया जाता है। तारांकित यानी स्टार्ट, जिसके ऊपर तारा, जिसके ऊपर स्टार बना होता है, दैट्स मीन आप स्टार है, आज आप स्टार है, आप जो मर्जी चाहो वो बोल लो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्टार है। तो स्टैर्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तारांकित क्वेश्चन, उसका मौखिक रूप में उत्तर बिल्कुल दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न 2 दिन के पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं, बिल्कुल गलत। अल्प सूचना प्रश्नों के लिए 10 दिन की पूर्व आपको क्या है सूचना देनी पड़ती है, 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है अल्प सूचना प्रश्नों के लिए। तो बी तो यहाँ पे गलत है, ए सही है। स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों द्वारा इसे मान्यता दिए जाने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। शून्यकाल की शुरुआत प्रश्नकाल के तुरंत बाद होती है, तो ऑप्शन बी ओनली रॉन्ग है, दैट्स मीन ए सी डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 71, विच पीरियड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रेफर्ड एक्सप्लोरेटरी पीरियड। एक्सप्लोरेटरी पीरियड मतलब जिसमें खोज की गई, जिसमें खोज की गई किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की भी कोई चीज़ है। तो ये है 1887 से लेकर 1926 तक का पीरियड। और यहाँ पे 1910 का पीरियड इन्होंने किस आधार पे लिया है, कोई इसका बेस ही नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो 5 स्टेजेस है 1887 से लेके 1926 तक, जिसमें एक्सप्लोरेटरी पीरियड कहा गया। 1926 से लेके 1936 तक प्रिंसिपल बनाए गए। इस तरीके से 6 पीरियड है। तो हालांकि ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये इसका सही आधार नहीं है। Which of the following statement does not indicate deepening of democracy facilitated by gendering politics in India? इंग्लिश में देखिए यहाँ पे does not पूछा गया है, और हिंदी में निम्नांकित में से किस कथन में भारत में राजनीतिक जेंडर के आधार पर प्रशासन होने के फलस्वरूप लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने का निरूपण करता है? ऊपर नहीं पूछा गया है, नीचे है पूछा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, हिंदी के लिए गलत है, हिंदी वालों के साथ गलत है। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टेररिज्म। वैश्वीकरण का टेररिज्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है वो आपको बताना है। ग्लोबलाइजेशन हैज परमिटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड गुड्स विच इज एक्सप्लॉइटेड बाय टेररिस्ट ग्रुप। देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के कारण विचार और वस्तु का
आदान प्रदान करना सुगम हो गया है, जिनका प्रयोग आतंकवादी कर सकते हैं या करते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरनेट के कारण आतंकवादी नए अनुयायियों की भी भर्ती कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन तरीके से भी आतंकवादी बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। नई प्रौद्योगिकियों के कारण आतंकवादी अत्यधिक विस्तृत वैश्विक नेटवर्क में अपने कृत्य का निष्पादन कर पाते हैं, बिल्कुल सही है। इराक और सीरिया के विद्रोही और आतंकवादी समूह वैश्विक संसाधन की उपलब्धता के बावजूद समुन्नत विस्फोटक उपकरण यानी आईईडी नहीं बना पाए हैं। आईईडी नहीं बना पाए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आईईडी के जो विस्फोटक जो हमले होते हैं वो आईएसआई के द्वारा होते हैं, आईएसआईएल के द्वारा होते हैं, अलकायदा के द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, बाकी सब सही है। यहाँ पे स्टेट दिए हैं और उनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आपको बताना है। पंजाब का गठन 1966 में हुआ है, गुजरात का 1960 में हुआ है, तेलंगाना का 2014 में और लद्दाख का 2019 में। ऑप्शन ए इज राइट। Who among the following has defined deliberative democracy in term of pluralistic socialism? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि किसने विमर्शी लोकतंत्र की परिभाषा बहुलवादी परिसंघ के रूप में की है। ये की है जे कोहेन ने। निम्नलिखित में से किसके संकल्प को ध्यान में रखकर महिलाओं की परिस्थिति संबंधी आयोग की स्थापना की गई? तो इकोसोक जो है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ने ये अनुशंसा की थी कि हर राज्य को क्या है वुमेन कमीशन बनाना पड़ेगा, विमेन के लिए एक आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी जो उनकी समस्याओं को सुन सके। ऑप्शन ए इज राइट। एमपी फॉलेट के अनुसार संगठन के सिद्धांतों में कौन सा समन्वय प्राप्ति का माध्यम है? एमपी फॉलेट ने समन्वय स्थापित करने के 3 चरण बताए हैं। उनमें पहला है किसी स्थिति विशेष में समन्वय सभी कारकों के संबंधित अनुन्वय होता है, यानी कोऑर्डिनेशन जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है, बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नहीं, इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात की है, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट कंट्रोल की बात की है, ना कि इनडायरेक्ट, बी यहाँ पे गलत है। आरंभिक चरण में समन्वय स्थापित किया जा सकता है और सतत प्रक्रिया के रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन 2 यहाँ पे गलत है, दैट्स मीन 2 इज ऑप्शन 2 इज राइट। Who amongst these are mean to serve the shop floor according to Frederick Taylor functional foremanship? फ्रेडरिक टेलर के प्रक्रियात्मक फोरमशिप के अनुसार शॉप फ्लोर के सेवार्थ निम्नलिखित में से कौन से अवयव सम्मिलित है? इसमें है स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और निरीक्षण फॉरमैन। जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ते हैं उसके अंदर हम एफडब्ल्यू टेलर को पढ़ते हैं और उसमें फंक्शनल फॉरमैनशिप को हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्लियरली ये डिफाइन किया गया है। ग्रामशी होल्ड द व्यू दैट, ग्रामशी का अभिमत है प्रगति एक विचारधारा है और बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा है। बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें प्रगति का विचार अनुपस्थित है। प्रगति एक विशेष मनः स्थिति पर निर्भर करता है। प्रगति और बिकमिंग का उद्भव एक ही समय में हुआ है। तो ये सारे चारों के चारों कथन ग्रामशी के बारे में सही है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपने मैच करना है। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रू फ्रीडम के साथ जुड़े हैं। जेपी नारायण सभी को पता है संपूर्ण क्रांति। राम मनोहर लोहिया चौखंबा मॉडल और वीडी सावरकर हिंदू राष्ट्र के साथ जुड़े हैं। ऑप्शन 3 इज राइट। यूएसए के संवैधानिक विकास की निम्नलिखित घटनाओं का आरोही क्रम आपको बताना है। इसका आरोही क्रम यहाँ पे दिया गया है BACD। सबसे पहले क्या है? यूएसए परिसंघ के अनुच्छेद का पुनः स्थापन। बी पहले क्यों है? बहुत सिंपल था, अगर आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। हालांकि यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी टफ है। सबसे पहले जो यूएसए था, यूएसए एक कन्फेडरेशन था। यूएसए क्या था? कन्फेडरेशन था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कन्फेडरेशन था। कन्फेडरेशन के बाद वो क्या बना? फेडरेशन बना।
ठीक है, तो सबसे पहले होगा ये एक कन्फेडरेशन था, उसके बाद ये पहले ये कन्फेडरेशन था, उसके बाद ये फेडरेशन बना, उसके बाद आपका यूएसए के संविधान में अधिकार पत्र को योजित किया गया और अमेरिका संविधान में विधियों का समान संरक्षण की गारंटी प्रदान किए जाने संबंधी 14वां संशोधन। तो संशोधन तो सबसे बाद में होना था, तो डी सबसे लास्ट में होना था, बी सबसे पहले, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 82, जुआन लिंच और अल्फ्रेड स्टीफन द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसके आपने अगर इसको पढ़ा था तो ही आपको पता होगा, अदरवाइज ये थिंकर्स, मैं खुद भी पहली बार इनको देख रहा हूं। इसके जो करेक्ट आंसर थे वो थे ACE ओनली। क्वेश्चन नंबर 83, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के मानक निम्नलिखित में से कौन से हैं? गुटनिरपेक्षता की सदस्यता के मानक, आखिर कौन सी कंट्री गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल हो सकती है, वो आपको यहां पे पता होना चाहिए। देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में वही सदस्य शामिल होंगे जो डीकोलोनाइजेशन को समर्थित करते हैं और सभी देशों को स्वतंत्र रखने की मान्यता रखते हो। देश के महासत्ता संघर्ष के संदर्भ में देश को बहुस्तरीय सैन्य गठबंधन का एक सदस्य रहना चाहिए। ये सैन्य गठबंधन में नहीं मिलना चाहते थे, इसीलिए तो गुटनिरपेक्ष बना। वह देश जो राज्यों के सह अस्तित्व पर केंद्रित स्वतंत्र नीति को अपनाया हो, बिल्कुल सही बात। वह देश जिसने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है, स्वहित सह अस्तित्व पे संबंधित। यदि देश विदेशी सत्ता को सैन्य आधार स्थापित करने की स्वीकृति देता है तो महासत्ता संघर्षों के संदर्भ में उसे छूट होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स मीन A and C इज राइट। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार भावी आक्रांता अपने राज्यों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में विदेश नीति के 6 विधियों में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग करते हैं? ये भावी आक्रांता नहीं है, ये विजिगिषु कहा है। विजिगिषु के अनुसार फॉरेन पॉलिसी के जो 6 सिद्धांत है, जिसे शागुनी नीति कहा गया है, इनमें से कौन सी है वो आपको बतानी है। शांति स्थापना, अब देखिए 6 नीति कौन सी है पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे संधि, विग्रह, आसन, अभियान, द्वेदी भाव, संश्रय, इन सब का आपको पता भी होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे शांति स्थापना करना यानी संधि करना, गैर अहिंसा की स्थिति बनाए रखना। अब गैर अहिंसा की स्थिति विजिगिषु कैसे बना सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक टाइम में तो आक्रमण ही, युद्ध ही हुआ करते थे। शांत रहना, शांत यानी आसन, समर्थन प्राप्त करना यानी द्वेदी भाव। तो यहां पे क्या होगा, ACD इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, विल किमलिका के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा अधिकार सामूहिक नहीं है? अब विल किमलिका छोड़ दो, अगर आप अपना माइंड लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि सामूहिक अधिकार कौन सा है। स्वशासी, सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, तो ये समूह का अधिकार है। समूह अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनेगा। बहुनृजातीय अधिकार, पॉलीएथनिक अधिकार, ये भी किसी सजाति के ही अधिकार है। विशेष प्रतिनिधि अधिकार यानी कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स अगर किसी को दिए जाते हैं तो किसी समूह को दिए जा सकते हैं। त्वरित विचारण का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, तो स्पीडी ट्रायल किसी ग्रुप को दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। फ्रेंच फैनन्स बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इंक्लूड फॉलोइंग चैप्टर, ये क्वेश्चन भी सेम लेवियाथन की तरह ही है। आपने अगर ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क पढ़ी भी है तो भी आप इसके चैप्टर्स याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सैकड़ों किताबें पढ़नी होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका जो चैप्टर है ये है ACD, द निग्रो लैंग्वेज, द निग्रो साइकोपैथोलॉजी, द निग्रो एंड
रिकॉग्निशन। ये 3 चैप्टर है इनकी किताब में। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे थिंकर्स दिए हैं और उनके आइडियाज़ दिए हैं, उसको आपने मैच करना है। रॉबर्ट कॉक्स, इंटरेक्शन बिटवीन सोशल फोर्सेस, फॉर्म ऑफ स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर। रॉबर्ट कोहेन, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिजीम ऑन कॉपरेशन। अलेक्जेंडर वेंड, ये सभी को पता होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रॉबर्ट वॉकर, एम्फेसिस ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड रिपीटिशन इन सोशल स्ट्रक्चर। तो आपको जैसे सी का 3 था तो यहाँ पे 50% चांस थे आपके सही होने के, या तो आप ए या आप बी करते अगर आपको एक का भी इसमें आइडिया था। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स reformulated the principle of realism by Hans J. Morgenthau from feminist perspective। यानी नारीवादी संदर्भ में किसने मॉर्गेंथू के 6 प्रिंसिपल को दोबारा से पुनर्सूत्रबद्ध किया? तो जे एन टिकनर। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते शीत युद्ध की स्थिति में भारत के दृष्टिकोण के बारे में कहा था? वे एशिया में हमारे पड़ोसी हैं और हमें अनिवार्यता अनेक समान कार्य करने होंगे और एक दूसरे के साथ कार्य करने होंगे। गुटनिरपेक्षता के दौरान जब कोल्ड वॉर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था तो हम किसी भी गुट में नहीं मिलना चाहते थे, हम गुटनिरपेक्ष रह रहे थे। और गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करने के लिए या उसके बचाव में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर प्रपोजल द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन, यानी मानसिक अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया था? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर F.W. टेलर ने दिया था। इससे आगे के जो प्रश्न है, इसके आगे के प्रश्न सारे के सारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ को अच्छे से आप पढ़िए, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप उसके आंसर दीजिए और इस क्वेश्चन पेपर की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पूरा टाइम लेके आप इसे सॉल्व कर लीजिए और इसके आंसर भी आपको इसी में मिल जाएंगे। अगले 10 क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड है। तो दोस्तों ये था आज का एक हमारा एनालिसिस पेपर का। और इस एनालिसिस के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि UGC ने अपना जो लेबल है जो कि 2014-15 में था, 2014-15 में भी इसी तरीके के टफ क्वेश्चन आते थे, वही दोबारा से इन्होंने अपना लिया है और ये अच्छी बात भी है। अब देखिए क्वेश्चन अगर टफ आते हैं तो डेफिनेटली मेरिट डाउन जाएगी, क्वेश्चन इजी आते हैं तो मेरिट ऊपर जाएगी। यानी जो इंसान पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। इसलिए किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं कि पेपर टफ आ रहा है तो हम इसका क्या करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।